नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और शुरुआत कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां पर योगी मंत्रिपरिषद में विस्तार की सुगबुगाहट है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की है। संसद भवन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और पीएम से उनकी मुलाकात हुई है। यूपी में पीएम और गृह मंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई, ये बताया जा रहा है। और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन को लेकर चर्चा हुई। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि 5 से 7 नए मंत्री बनाने पर भी चर्चा हुई। सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, चुनाव बहुत दूर नहीं है राज्य में, और ऐसे में अब मंत्री बनाने की सुगबुगाहट है, तो क्या ये जाति समीकरण को एड्रेस करने की कोशिश लग रही है कहीं? बिल्कुल, ये इसी दिशा में प्रयास है। साथ ही ये भी प्रयास है कि जो पार्टी के नेता अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई पिछले 4 साल में, उन्हें भी कोई जिम्मेदारी मिले, ये भी एक कोशिश है। अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार होता है, जिसकी की पूरी संभावना है कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर हो, तो ये योगी सरकार का दूसरा और शायद अंतिम मंत्रिपरिषद विस्तार होगा, क्योंकि इसके बाद तो चुनाव की कवायद शुरू हो जाएगी। और पार्टी की कोशिश यही है कि देखिए, वहां पर कुल मिलाकर के 60 अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। अभी वहां पर 53 मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर के, तो 7 लोगों की जगह अभी वहां पर है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती थी, हालांकि पार्टी ने इसके लिए मना किया है कि अभी किसी को नाराज करना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये 7 जगह भर सकती है। और जिस तरह से हमने देखा था कि केंद्र में मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए थे और जाति समीकरणों के हिसाब से बनाए गए थे। इसमें एक ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और गैर यादव ओबीसी को जगह दी गई थी। वैसा ही कुछ प्रयास उत्तर प्रदेश में हो सकता है, वहां पर भी जो गैर यादव ओबीसी है उनको जगह मिले, साथ ही जो ब्राह्मण हैं और जो दूसरे तबके हैं उनको जगह मिले, ये कोशिश होगी। जितिन प्रसाद जो है वो भी दावेदारी कर रहे हैं। 4 एमएलसी की सीटों पर नामांकन मनोनयन भी वहां पर होना है, तो ऐसे में जितिन प्रसाद की दावेदारी भी वहां पर मानी जा रही है। तो ये सारी कवायद चल रही है और इसी के लिए स्वतंत्र देव सिंह ने यहाँ आज दिल्ली में मुलाकात की है और माना जा रहा है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जल्दी विस्तार हो सकता है, जैसा अखिलेश शर्मा बता रहे हैं कि वहां पर 5-7 नए मंत्री बन सकते हैं, 60 तक मंत्री वहां पर हो सकते हैं नंबरों के मुताबिक। और यूपी में चुनावों में बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में आज से अयोध्या में बीएसपी का पहला ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। बीएसपी के इतिहास में पहली बार उनके मंच से जय श्री राम के नारे लगे। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में करने के कारण बीजेपी के लोग मंदिर की नींव भी पूरी नहीं कर सके। मायावती सरकार आने पर राम मंदिर बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। सतीश मिश्र ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आने के बाद यूपी में 400 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। कभी उन्हें शूट आउट में मारा जाता है तो कभी उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है। इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से जय श्री राम के नारे लगे। पहला सम्मेलन भगवान राम का दर्शन करके हुआ, दूसरा सम्मेलन बांके बिहारी जी का दर्शन करके होगा, तीसरा सम्मेलन बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके होगा, चौथा सम्मेलन चित्रकूट में दर्शन करके होगा, 5वां सम्मेलन भगवान बुद्ध का दर्शन करके होगा। चुनाव के वक्त पार्टी को शायद ये एहसास है कि उसका जो अपना वोट बैंक है वो उसके पीछे है, इसलिए जो बीजेपी का हिंदुत्व का नैरेटिव है वो उसको परस्यू करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि सतीश मिश्रा आरोप लगाते हैं कि तकरीबन 400 ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में कर दी गई है। बीजेपी के जो ब्राह्मण मंत्री हैं वहाँ सिर्फ गुलदस्ते का काम करते हैं, या जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको सही ठहराने के लिए उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई है। हालांकि वो भी अंदर ही अंदर बेचैन हैं। वो बार बार
विकास दुबे की हत्या का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरह से गाड़ी पलटा दी गई, ऐसा शायद कोई और जाति व्यक्ति होता तो उसके साथ नहीं होता। तो इस पूरे सम्मेलन का जो टोन था उससे ये जाहिर है, उन्हें ये लगता है कि योगी सरकार में जो ये चर्चा है कि ब्राह्मणों का एक वर्ग नाराज है, वो बेचैनी महसूस कर रहा है, उसको लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, या बहुत सारे लोग जो है किसी और जाति के वर्चस्व का आरोप लगाते हैं। तो वो जो ब्राह्मण है उसका एक हिस्सा बीएसपी अपनी तरफ तोड़ने की कोशिश कर रही है। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो राज्य में चुनाव के पहले इस ब्राह्मण फैक्टर पर काफी चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी कमाल खान ने बीएसपी के इस सम्मेलन में आए कुछ ब्राह्मणों से बात की, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में आए हुए ब्राह्मण यहाँ कुछ जमा है, उनसे जानते हैं किस तरह के सम्मेलनों से क्या फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा। इससे ब्राह्मण समाज उपेक्षित है इस सरकार में, और ब्राह्मणों को एक मंच मिल रहा है, राजनीतिक मंच मिला, क्योंकि बिना सत्ता में भागीदारी के किसी समाज का उत्थान नहीं होना है। क्या उपेक्षा महसूस कर रहे हैं? लगभग 3000 ब्राह्मण हत्याएं और खुर्शीद दुबे का आप कर लीजिए, और ब्राह्मण समाज के जो लोग बीजेपी का झंडा उठा के नहीं चुनाव लड़े, उनको पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, पर्चा दाखिला नहीं हुआ, वोट नहीं डालने दिया गया। इससे क्या बदलाव आएगा? ब्राह्मण करवट बदल रहा है, सत्ता बदलेगी, कुमारी मायावती जी का सरकार बनेगा, भाईचारा कायम होगा, ये लगता है ऐसा। आपको क्या लगता है? देखिए 2014 के बाद माना जाता है कि जितना भी अपर कास्ट हिंदू है वो बीजेपी के साथ ज्यादातर उसका प्रतिशत चला गया है। अब चुनाव के वक्त इस तरह के सम्मेलनों से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या ब्राह्मणों में इतनी ज्यादा बेचैनी है कि उनको लगता है कि इस वक्त वो बीएसपी के साथ जाएंगे? जी देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं सतीश चंद्र मिश्र जी का, जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए आगाज किया, ब्राह्मणों के लिए आवाज उठाया इस मुद्दे पे, है ना। वो हर बार उठाते हैं मुद्दा। मिश्रा जी के सब मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ब्राह्मण का बिल्कुल, ब्राह्मण करवट बदलेंगे। जहाँ तक हमको लगता है कि जो इनकी उपेक्षा है, इनको जो उपेक्षित किया गया है वो भाजपा के द्वारा किया गया है, वो उनका सम्मान, मान सम्मान वो बीएसपी ही दे सकती है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ब्राह्मण समाज भी समझ चुका, और जो निचला तबका है और जो प्रबुद्ध वर्ग है, इसमें जो बांटने का काम किया जाता है भाजपा के द्वारा, कि ये एक ना होने पाए, इनको एक ना होने के कारण ही ये जो सरकार बनी, इनको अलग करके ही किया, ये ऐसा हो कर पाए। हम ये कह रहे थे कि हम बांसी ब्लॉक से अनुज वधू को ब्लॉक प्रमुखी के लिए लड़ाए थे, भाजपा समर्थित मतलब प्रत्याशी थे, और उसमें ऐसा मेरे साथ ब्राह्मण होने के नाते से, सिर्फ सरनेम जुड़ा होने के नाते से बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसी उपेक्षा हुई कि हमको बलि का बकरा बनाया गया, और अंततः लास्ट में सपा का जो प्रत्याशी था उसका सपोर्ट किया गया, और कैबिनेट मंत्री के द्वारा यह कृत्य हुआ। मैं बहुत शुक्रिया। तो ये वो ब्राह्मण लोग हैं जो बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में यहाँ पे आए हुए थे और अलग अलग तरह की उपेक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं, और इनका कहना है कि ब्राह्मण जो है परेशान है और वो मायावती के पार्टी में जाना चाहता है। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसान संसद का आज दूसरा दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया। किसान संसद में 200 किसान शामिल हुए। जब तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा तब तक किसान संसद चलेगी। आज किसानों ने 3 सत्र किए, जिनमें 52 किसानों ने अपनी बात रखी। इनमें किसानों ने प्रस्ताव पारित किया कि मंडी कानून को हटाने के लिए बनाए गए नए कानून को रद्द किया जाए। आज किसान संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा गया था। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि अगर किसानों को सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो वो खुद अपना प्रस्ताव लाएं, हम उस पर बात करने को तैयार हैं। मेरे साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आपने बातचीत का प्रस्ताव रखा किसान संगठनों के सामने, लेकिन इसके बावजूद कोशिशें की जा रही है कई स्तर पर, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ इसे गतिरोध कहना ही ठीक नहीं। कुल मिला के हमेशा चर्चा तब आगे बढ़ती है जब दोनों पक्ष आगे बढ़ने की कोशिश करें। सरकार ने 11 दौर की बातचीत की, 7-8 प्रस्ताव अपनी तरफ से यूनियंस को दिए,
यूनियन ने बिना तर्क के उसको अस्वीकार कर दिया। तो हमने कहा कि अगर ये स्वीकार नहीं है तो आप अपना प्रस्ताव लाइए, सरकार बात करने को तैयार है। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि अब किसान संगठन के नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बातचीत अगर भारत सरकार से करना चाहते हैं तो वो अपना प्रस्ताव अगर भारत सरकार के सामने रखते हैं कि किन मुद्दों पर वो बात करना चाहते हैं तो आप तैयार होंगे उनके साथ बातचीत? नहीं, स्वाभाविक रूप से विषय होगा तभी चर्चा होगी। बिना विषय के चर्चा करना कोई मतलब कैसे संभव होगा? जी, एक आखिरी सवाल सर, ये गतिरोध जो चल रहा है पिछले कई महीनों से, संसद में भी मांग हो रही है, रोज यहाँ काम रोको प्रस्ताव दिया जा रहा है, एक गतिरोध है, क्या इसको तोड़ने के लिए आपको लगता है कोई नई सोच की ज़रूरत है सरकार? देखिए, संसद में जो किसानों की बात हो रही है वो एक्चुअल में एक अलग स्वरूप है। लोग हर सुधार को अगर राजनीतिक रंग देंगे तो इससे देश का भी नुकसान होगा, देश के करोड़ों करोड़ किसानों का भी नुकसान होगा। कुल मिला के जितने भी राजनीतिक दल आज विपक्ष में बैठे हैं सब इन कानूनों के समर्थन में किसी न किसी स्वरूप में रहेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, टीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हरियाणा जल विवाद पर दिल्ली सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को सख्त फटकार भी लगाई, कहा कि अगर ऐसे ही अर्जियां डालते रहे तो आपके अर्जी डालने पर ही पाबंदी लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि पुराने आदेश पहले ही आपके खिलाफ हैं। हमारी समिति ने भी रिपोर्ट दी थी कि हरियाणा दिल्ली को सही मात्रा में पानी दे रहा है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से कम पानी मिलने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल ली। इस मौके पर सिद्धू ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के मसले हल करने हैं। इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मनमुटाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि नवजोत पंजाब के अध्यक्ष होंगे तो मैंने कह दिया था कि आपका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की सियासत में हम दोनों एक साथ चलेंगे। सारे का आशीर्वाद लैके सारे नाल लैके चलूंगा। आत्मा तो बिना शरीर नहीं हुंदा, वर्कर आत्मा है। उस आत्मा का सत्कार करांगे। सत्कार उदों नहीं हुंदा जदों संपर्क टुटदा। 15 अगस्त नूं भागा वाले दिन इस ऑफिस दे विच सिद्धू दा बिस्तरा लगेगा। वड्डियां नूं सम्मान दूंगा, छोटियां नूं प्यार दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुद्दों तो कांग्रेस के हाई कमांड के दिते 18 पॉइंट एजेंडे तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो दिल्ली मॉडल के परखचे उड़ा देने पंजाब मॉडल ने। याद रखियो मित्रों, याद रखियो। हुण जिहड़ियां गल्लां आपां नूं करनियां चाहीदियां ने, इस सियासत दे विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। जदों सोनिया जी ने मैनूं दस्सिया कि असीं नवजोत सिद्धू नूं बनाउणा चाहते हैं, मैं उस दिन ही उन्होंने बाहर आके प्रेस नूं कहा सी कि जो साडे कांग्रेस प्रेजिडेंट का फैसला होगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ सिर झुकावांगे। अपने सूबे नूं और अपने देश नूं आपां बरकरार रखिए और इत्थे कांग्रेस पार्टी नूं मजबूत करिए ताकि दोनों चीज़ों का आपां चंगी तरह डट के सामना कर सकिए। इस वक्त हम चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन के बाहर मौजूद है, जहां पर हज़ारों की तादाद में कांग्रेस के समर्थक जुट चुके हैं। अंदर की अगर बात करी जाए तो जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें नवजोत सिंह सिद्धू अपनी अध्यक्षता का कार्यभार संभाल रहे हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो जिसके ऊपर क्वेश्चन कई सारे सवाल थे कि क्या वो इस प्रोग्राम में आएंगे, तो कल आखिरकार उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो भी नवजोत सिंह सिद्धू के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनके साथ वो मंच साझा करेंगे। और आज सुबह उन्होंने एक चाय की दावत दी थी सभी नेताओं को, सभी एमएलएस को, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू खुद शामिल हुए थे। तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से सिद्धू के अध्यक्ष बनाने के बाद पहली बार आज वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ मिले, उनके साथ बैठे और उनके साथ कई सारे और भी सीनियर नेता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी में अब इन दोनों नेताओं के दिल वाकई में मिल चुके हैं या फिर सिर्फ कांग्रेस हाईकमान के दबाव के कारण ये दोनों नेता आपस में मंच साझा करने के लिए राजी हो गए हैं। खासतौर पर ये बहुत ज़रूरी समय है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए 6 महीने में इलेक्शन है, ऐसे में विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा था। अगर इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियों की बात करी जाए तो
आप लोगों से बात करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? असी धूरी तो जी। और अगर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, बीच में देखा गया था कि कप्तान साहब की बात करी जाए और सिद्धू साहब की बात करी जाए, उनके बीच में कुछ दूरियां थी, आप पहले मिले नहीं थे, उन्होंने कहा था कि माफ़ी मांगे सिद्धू, लेकिन किस तरह की माफ़ी नहीं मांगी, क्या लगता है कांग्रेस में अब सब ठीक हो गया है? बिल्कुल ठीक हो गया जी। माफी वाली गल मीडिया तक ही सीमित सी, वैसे परकना तक कोई नहीं ये गल गई। 6 महीने में इलेक्शंस है कांग्रेस पार्टी के, मतलब पंजाब की बात करें जाए, कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में है, उनको अगर दोबारा जीत कर आना है तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो बड़े नेता है वो साथ रहे। ऐसे में अगर किसी प्रकार की अगर अनबन रहती है बड़े नेताओं में, क्या लगता है असर पड़ सकता था चुनाव को लेकर? नहीं, अनबन नहीं रह सकती, बड़े नेता सब इकट्ठे नहीं। कई सारे सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आए, आप लोग कांग्रेस पार्टी की ताकत है, तो आप किस तरह देखते हैं? देखो जी, जो यूथ ब्रिगेड है वो नवजोत सिद्धू पे बहुत आसे हैं, दूसरी पार्टियों को तो एकदम चुप करा दिया। दोबारा 2022 च असीं कांग्रेस की सरकार बनावांगे जी। आप लोग मुख्यमंत्री किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री जो हाईकमान फैसला करेगा जी। कांग्रेस पार्टी के जो इस वक्त मुख्यमंत्री है वो किस तरह से आज आप कोई बयान देंगे या फिर किसी तरह का कोई बयान नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से आएगा? और क्या जो मीडिया में खबरें चल रही थी कि इन दोनों के बीच दूरियां है, या फिर कुछ दिन पहले ही देखा गया कि मुख्यमंत्री के खुद के मीडिया एडवाइजर ने ट्वीट किया था कि जब तक सिद्धू माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं होगी, उस चीज़ को लेकर कोई आज डिस्कशन किया जाएगा कि कोई किस तरह की कोई बात करी जाएगी? कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि देश को खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा मेडल भी मिलने की उम्मीद जताई है। हमारे साथ हैं क्रिकेटर गौतम गंभीर। ओलंपिक आज से स्टार्ट हो रहा है, भारतीय खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कहना चाहूँगा कि बहुत उम्मीद है इस देश को और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे सारे एथलीट्स, और इस बार उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा मेडल जाएंगे ओलंपिक में। एक बहुत बड़ा दल इस बार गया हुआ है, कई सारे प्लेयर जो है बाकायदा मीट कर रहे हैं, जो लेवल जो उसमें में क्या लगता है कि कितना मेडल इस पर आ पाएगा, क्या उम्मीद? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता, ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार ही सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ ये कि आप जितने ज़्यादा मैच्योर होते चले जाते हैं, जितना ज़्यादा आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता चला जाता है, और जितना बेहतर आप प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि ओलंपिक्स ऐसा स्पोर्ट है जो हर 4 साल बाद आता है, वर्ल्ड कप की तरह है। तो हम हमेशा बात करते हैं जो हैंडल प्रेशर को बेहतर हैंडल कर पाएगा क्रंच मोमेंट्स में, वही बेहतर करेगा। और इस बार उम्मीद है कि भारतीय कंटिंजेंट अच्छा प्रदर्शन करेगी टोक्यो में। कुछ प्लेयर से खास उम्मीदें जो हैं, दीपक कुमार है, हॉकी है, पंघाल हैं, कई सारे लोग ऐसे। देखिए, मैं वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हॉकी का, और मैं चाहूँगा कि इस बार हॉकी में मेडल आए, क्योंकि हमारा नेशनल स्पोर्ट है और हम चाहते हैं कि अगर हॉकी रिवाइव होगी तो बाकी सारे स्पोर्ट भी ऑटोमेटिकली रिवाइव होंगे। हम क्रिकेट को बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन साथ में अगर हॉकी बेहतर करती है तो ऑटोमेटिकली पूरे देश में जो स्पोर्टिंग माहौल है वो बदलता है। इसलिए हॉकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है और आई होप कि इस बार मेडल आए हॉकी में। गौतम, एक अंतिम सवाल की, चूंकि वहाँ दर्शक नहीं है, तो इंडियन खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह का चीयरअप करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, पूरे देश की विशेष उनके साथ है, स्पेक्टेटर्स हो या ना हो। जब आपके साथ 130 करोड़ लोगों की विशेष होती है तो आपको किसी स्पेक्टेटर की ज़रूरत नहीं होती। और देश का नाम रोशन करने के लिए गए हैं और देश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे, क्योंकि ये याद रखना कि पूरा भारत आपके पीछे है। ये थे गौतम गंभीर, जो ओलंपिक जो खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जो हिस्सा ले रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ है, वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के कुछ जिलों के कई इलाके लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में है। रत्नागिरी, कोंकण, सिंधुदुर्ग के कई इलाकों का राज्य के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। रायगढ़ के महाड़ में चट्टान खिसकने की 3 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 36 लोगों की मौत हुई है। महाड़ इलाके में लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में सेना भी मदद कर रही है। रत्नागिरी के खेड़ इलाके में अब पानी कम होने लगा है, लेकिन चिपलून में अब भी पानी भरा है। हजारों लोग फंसे हुए हैं। यहां राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें लगी हुई हैं। कोल्हापुर के चिखली गांव में भी पानी भर गया है और लोगों को वहां से सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। सांगली में कृष्णा नदी में पानी तेजी से भर रहा है। नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच सकता है, इसलिए आसपास के इलाकों में लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है।
और आपको महाबलेश्वर की हम तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ये महाबलेश्वर की तस्वीरें हैं जहां पर ये हालात बने हुए हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित कोयना बांध का जलस्तर काफी बढ़ने से उसके गेट खोलने पड़े हैं। सतारा जिले के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित इस बांध की क्षमता 105 टीएमसी की है, लेकिन अब इसके गेट खोलने पड़े हैं। पाच सव्वा सोडलं एखादा 600-700 डोर आहे का ते? यस नंतर कोणाला विचार मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के सिरोंज इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खेल के मैदान तालाब बन चुके हैं। सड़कों पर खड़े वाहन डूब रहे हैं। यहां एक घर में दरार आने के बाद वो अचानक ढह गया। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लोग अपने घरों की छतों पर पनाह ले रहे हैं। प्रशासन से किसी तरह की मदद नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। अरे बन रही है